आपका स्वागत है मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल में। आज हम कक्षा 11वीं अध्याय 2C स्वयं को समझना के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पहचान का प्रभाव, स्वयं बोध का विकास हम किस प्रकार से करते हैं के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। जैसा कि हम पिछले पाठों में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो स्वयं के बोध के साथ कभी भी जन्म नहीं लेता, बल्कि जो स्वयं के जो भाव होते हैं वो अपने अनुभवों और संबंधों के आधार पर स्वयं ही सर्जित करते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है वैसे वैसे उसके स्वयं के बोध का भी विकास होता है। अब हम देख लेते हैं प्रारंभिक वर्षों के दौरान स्वयं का विकास किस प्रकार से होता है। सबसे पहले आता है व्यक्तिगत पहचान को बनाना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शुरुआती दिनों में माता पिता अपने बच्चों को अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जैसे सोनान, बाबू, गुड्डू इत्यादि। और धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, स्वयं को उन नामों के साथ जोड़ने लगता है और धीरे धीरे वे अपने भाषा को भी सीखने लगता है। शुरुआत के दिनों वो मैं, मेरा जैसे शब्दों का यूज़ करता है, उसके बाद फिर तुम, तुम्हारे, और फिर और ज़्यादा टिपिकल शब्दों पे आ जाता है। तो धीरे धीरे जो बच्चा होता है वो अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाता है, धीरे धीरे अपने बारे में जानता है, अपने बारे में समझता है, फिर भाषा को समझता है। इसके बाद स्वयं और बाहरी पर्यावरण के बीच अंतर करना आता है। शिशुओं को या बच्चों को धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि वे जो भी कार्य करेंगे उसका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा किसी खिलौने को छूता है ना और वो अपनी जगह से हिल जाए तो उसको पता चल जाता है कि जब भी वो अपने आसपास या अन्य लोगों या वस्तुओं को जब छुएगा या उन्हें हिलाएगा तो उसका अनुभव अलग होगा, उसका एहसास अलग होगा। इसके बाद आता है कारण और प्रभाव के बीच संबंध। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है और बातों को समझने में सक्षम होता जाता है तो उसके माता पिता और परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं वो बच्चे को स्वयं के बारे में बातें करने तथा उनका कारण बताने के लिए बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि बच्चों से कई बार हम प्रश्न पूछते हैं, आपने ऐसा क्यों किया बेटा, आपको क्या महसूस करते हो जब आपके साथ ये होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों से क्या होता है, बच्चों को समझने में मदद मिलती है कि वह क्या अनुभव कर रहा है या उसमें कोई कार्य किन कारणों से किया, यह वह समझ पाता है। इसके बाद आता है देखभाल करने वालों और अन्य लोगों के साथ मौखिक सामाजिक वार्ता के माध्यम से आत्म और पहचान की भावना का निर्माण करना। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चा होता है वह आसपास के लोगों से, वस्तुओं से उसकी क्षमताओं के विषय के बारे में बोध कराने में सहायता करते हैं। जैसे कि एक बच्चा है जो 6 साल का है। जब उसने भोजन किया और भोजन करने के बाद जिस जगह पे खाना खाया था, अगर उस जगह को साफ़ कर दे तो माता पिता उसे क्या 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 प्रोत्साहित करते हैं, बेटा आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आप अपनी जगह को साफ़ कर देते हो, आप खाना अच्छे से खाते हो, सफाई से खाते हो। इस प्रकार से क्या होगा, जो बच्चा है वो प्रोत्साहित होगा और अपने विचारों में बदलाव करेगा। धीरे धीरे बच्चा अपने देखभाल जो करने वाले होते हैं या जो अन्य लोग होते हैं जिसके साथ उसका मौखिक और सामाजिक वार्ता से संबंध होता है, उसके साथ क्या होता है, आत्मा और पहचान की भावना को वो डेवलप करने लगता है और फिर धीरे धीरे अपना विकास करने लगता है। आखिर में हम यह भी कह सकते हैं कि हर व्यक्ति की जो पहचान होती है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे कि जुड़वा बच्चों के अलावा हर व्यक्ति की जिनका विशिष्ट समुच्चय या यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स होता है अलग होता है। हर व्यक्ति के अपने अलग अलग अनुभव हो सकते हैं हर सिचुएशन में, और यही कारण है कि जो अनुभव है वो जैसा भी हो, हर व्यक्ति इन अनुभवों पे हर प्रकार से अलग अलग प्रतिक्रियाएं देता है। अनुक्रिया जो होती हैं, उनकी रिएक्शंस जो होते हैं हर सिचुएशन में अलग अलग हो सकते हैं हर व्यक्ति के। अब हम देखेंगे किशोर अवस्था के दौरान पहचान के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि हम पहले के पाठों में भी पढ़ चुके हैं कि किशोर अवस्था जो होती है वो तीव्र गति से विकास की अवस्था है। इस अवस्था में विकास के विभिन्न आयाम होते हैं, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक विकास, जो क्रमबद्ध ना होकर एक साथ ही चलते रहते हैं। ये नहीं है कि आगे पीछे चलेंगे, नहीं, ये सारे जो विकास हैं एक साथ हो रहे होते हैं बच्चों में। इस खंड में अब हम किशोरों के स्वयं पहचान बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न कारक और उसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था के दौरान जो किशोर होते हैं वो अपने पहचान बनाने की प्रक्रिया में निम्न कारकों से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है जैविक और शारीरिक परिवर्तन। किशोरावस्था के दौरान हर किशोर कुछ ऐसे शारीरिक और जैविक परिवर्तन से गुजरता है जो सबके लिए समान तथा एक निश्चित क्रम में होते हैं, जैसे कि वृद्धि स्फुरण, जिसे ग्रोथ स्पर्ट भी कहते हैं। शारीरिक अनुपात में इसको कहते हैं वृद्धि होना,
लंबाई तथा भार जिसके अंतर्गत आएंगे। आंतरिक अंगों का भी विकास होता है और लैंगिक परिवर्तन भी हो रहे होते हैं इस समय। देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आई है वृद्धि स्फुरण, यानी कि ग्रोथ स्पर्ट जिसे कहते हैं। किशोरावस्था के आरंभ में तीव्र गति से जो शारीरिक लंबाई, भार और शारीरिक अनुपात में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि स्फुरण कहा जाता है। यौन परिपक्वता की जो आयु होती है उसको यौवनारंभ यानी कि प्यूबर्टी कहा जाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं यौन परिपक्वता का तात्पर्य उन शारीरिक परिवर्तनों से है जिनके कारण किशोर और किशोरियां प्रजनन के योग्य बन जाते हैं। लड़कियों में हम सिंपली ये कह सकते हैं यौन परिपक्वता जो है आमतौर पर 11 से 13 वर्ष होती है और लड़कों में 13 से 15 वर्ष की होती है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम कि किशोर और किशोरियों में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं यौवनारंभ में। तो हम पहले किशोरों की बात कर लेते हैं। इनमें वृषण का विकास हो जाता है, आवाज़ में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, बगलों और जांघों में बालों का आना शुरू हो जाता है, सीमन की पहली बार संलग्न होता है, अधिकतम वृद्धि की आयु होती है ये। आवाज़ में स्पष्ट परिवर्तन आ जाता है, भारी हो जाती है इनकी आवाज़ और दाढ़ी मूंछ का आना शुरू हो जाता है। और किशोरियों में स्तनों के आकार में आरंभिक वृद्धि होती है, बगलों और जांघों में बालों का आना शुरू हो जाता है, अधिकतम वृद्धि की आयु होती है ये इनकी, मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं, होंठ तथा गालों पर छोटे छोटे मुलायम रोई की तरह बाल आने लग जाते हैं। तो ये तो इनके कुछ डिफरेंसेस थे जो जैविक परिवर्तन को लेके थे, इनकी यौन आरंभ या शारीरिक परिवर्तन को लेके जो थे। इसके बाद आता है शारीरिक एवं लैंगिक परिवर्तनों के कारण किशोरों की पहचान के निर्माण की प्रक्रिया में जो प्रभाव पड़ते हैं वो किस प्रकार से हैं। किशोर अवस्था में तीव्र गति से होते परिवर्तन तथा माता पिता व समाज की बढ़ती अपेक्षाओं के कारण जो किशोर होते हैं वह स्वयं को सबसे अलग थलग समझने लगते हैं और अक्सर क्या होता है वो हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। तीव्र शारीरिक और लैंगिक परिवर्तनों के फलस्वरूप कद व भार अचानक से उनमें वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण लड़कियों को लगता है कि वे मोटी हो रही हैं। लड़के स्वयं की बदलती आवाज़ व दाढ़ी मूंछों के कारण तनावग्रस्त भी हो जाते हैं कई बार, और चेहरे पे मुहासे व विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी किशोरों के लिए चिंता का कारण बन जाता है। मासिक धर्म की जो शुरुआत होती है किशोरियों में वो इन परिवर्तनों के कारण उनको अपनी लाइफ में एडजस्ट करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि वो कष्टप्रदायक होती है उनके लिए। माता पिता द्वारा कई बार उन पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, उन पर रोक टोक लगाई जाती है कि तुम हम बड़े हो गए हो, जिसके कारण जो किशोरों हैं उनमें हीन भावना आ जाती है। और हमारे समाज में आज भी बड़े होते बच्चों को शारीरिक एवं लैंगिक परिवर्तनों के विषय में उचित जानकारी नहीं दी जाती। अब हम देख लेते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ किस प्रकार से पहचान को प्रभावित करता है। यहाँ पर सामाजिक मान्यताओं से अभिप्राय समाज के अनुरूप व्यवहार और दूसरों के साथ समन्वय स्थापित करने की क्षमता से है। अब कैसे ये प्रभावित कर रहा है इनके विकास को। जो किशोर अवस्था होती है उसके दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन के प्रति समाज के विभिन्न वर्गों की अलग अलग अनुक्रियाएं होती हैं। जैसे कि पारंपरिक भारतीय समाज में यौनारंभ के साथ ही लड़कियों पर कई प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जबकि लड़के पहले की तरह ही स्वतंत्र रहते हैं। बहुत सी जो पश्चिमी संस्कृति है जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, में किशोरों से पूर्णतः आत्मनिर्भर होने की यहाँ पे अपेक्षा की जाती है। कई मामलों में तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे परिवार से अलग होकर अपना घर बसाएं, जबकि भारतीय संस्कृति में क्या होता है अधिकतर किशोर अपने माता पिता पर ही निर्भर रहते हैं, और अर्थात वे काफ़ी हद तक परिवार के नियंत्रण में ही रहते हैं। हमारे देश में विभिन्न समुदायों के किशोरों में अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि ऐसे समुदाय जहां आज भी व्यवसाय जो होता है, ऑक्यूपेशन जो है उनका कोई विशेष साधन उपलब्ध नहीं है उनको उसके लिए, वहाँ के किशोर अधिकतर अपने पारंपरिक जो होते हैं परिवार के व्यवसाय उन्हीं को अपना लेते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बचपन से ही वह व्यवसाय में परिवार का हाथ बटाने लगते हैं और धीरे धीरे उसे ही सीखते हैं। और ऐसे जो परिवेश में जो किशोर होते हैं वो जल्दी अपनी जिम्मेदारी भी संभाल लेते हैं और विवाह करके अपना परिवार आगे बढ़ाते हैं, परंतु इनकी पहचान प्राय अपने परिवार से अधिक प्रभावित रहती है हमेशा। ऐसे परिवारों में किशोरों का जो अपने बड़ों से है वो किसी प्रकार का भी मतभेद नहीं होता, क्योंकि वह वही कर रहे होते हैं जो उनसे अपेक्षा की जाती है। लेकिन जिन समुदायों और परिवारों में किशोरों के पास रोजगार तथा व्यवसाय के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं, जैसे कि जहाँ प्रौद्योगिकी उन्हें नए नए रोजगार के अवसर प्रदान करती है, ऐसे जो किशोर होते हैं वो अपनी पसंद के व्यवसाय के लिए तैयार होने के लिए लंबे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है उन्हें।
तो प्रशिक्षण की जो अवधि होती है उसके दौरान किशोर मुख्य रूप से क्या होते हैं, अपने अभिभावक या घर वालों पर ही निर्भर रहते हैं। और प्रशिक्षण जो काल होता है उसकी अवधि जितनी लंबी होती है, किशोर अवस्था की अवधि भी उनकी उतनी लंबी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, किशोर देर से वयस्क में कदम रखते हैं और विभिन्न व्यवसाय विकल्पों की उपलब्धता, यानी कि उन्हें बहुत सारे व्यवसाय की उपलब्धता होती है, वो कोई भी विकल्प चुन सकते हैं व्यवसाय का। तो उससे क्या होता है, उनके जो माता पिता होते हैं उनके साथ मतभेद रहते हैं हमेशा। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो भारतीय परिवेश के जो समुदाय होते हैं, परिवार होते हैं, उसमें किशोरों को खुलकर अपनी मन की बात कहने की संस्कृति नहीं है हमारे यहाँ अपनी मन की बात हम बड़ों से नहीं कह सकते एकदम से। यदि किशोर हिम्मत करके या हिम्मत जुटा के अपने बारे में कोई प्रस्ताव उनके सामने रख भी दे तो वह सहन नहीं करते हैं। यही कारण है कि पढ़े लिखे परिवारों में भी किशोरों को अपनी मर्जी से अपनी पहचान बनाने के अवसर जो हैं बहुत ही कम मिलते हैं। जैसे कि डॉक्टर जो होते हैं, जो डॉक्टर माता पिता होंगे वो हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चे भी डॉक्टर बने, या जो बच्चे इंजीनियर हैं जिनके माता पिता, वह भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंजीनियर बने। किशोरों को जो है अपनी रुचि के अनुसार पायलट, शेफ, वैज्ञानिक या कुछ भी बनने की छूट नहीं होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वयं के बोध के निर्माण में सामाजिक और सांस्कृतिक जो संदर्भ होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका बहुत प्रभाव रहता है। अगला आता है परिवार पहचान बोध के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। विभिन्न अनुसंधानों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि स्नेह में पालन पोषण द्वारा, यानी कि अफेक्शनेट पेरेंटिंग के द्वारा पहचान का जो है स्वस्थ विकास होता है। स्नेह में पालन पोषण का अर्थ है कि अभिभावक उत्साही हों, स्नेही हों और बच्चों के प्रयासों और उपलब्धियों का समर्थन करने वाले हों। वे उनकी हर छोटी बड़ी उपलब्धि पर बच्चे की प्रशंसा करते हों, उन्हें प्रोत्साहित करते हों, उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों में विशेष रुचि एवं उत्साह दिखाते हों। किशोरों की भावनाओं के प्रति संवेदनपूर्ण होने चाहिए, यानी कि उनकी राय को समझते हो। इस प्रकार से जो पालन पोषण करते हैं माता पिता अपने बच्चों का, तो बच्चे क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ते हैं हमेशा। अब हम मित्र समूह का प्रभाव देख लेते हैं कि पहचान के बोध पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका। जो किशोर अवस्था होती है वह अवस्था होती है जिसमें किशोर जो होते हैं अपने मित्रों और मित्र समूह के सहयोग और स्वीकार्यता को बहुत ही आवश्यक मानते हैं। किशोर अवस्था में जो किशोर होते हैं समझने लगते हैं कि परिवार के सदस्य जो उनकी भावनाएं हैं उनको पहले जैसा नहीं समझते तथा उनसे अधिक अपेक्षाएं रखते हैं। ऐसी स्थिति में किशोर जो होते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिससे वे अपनी मन की बात कह सकें। ऐसे में उन्हें अपने हम उम्र किशोर सबसे उपयुक्त प्रतीत होते हैं, क्योंकि जो स्वयं भी इसी स्थिति से गुजर रहे होते हैं। किशोर अवस्था में जो मित्रों का जो महत्व होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि किशोर अपना अधिकतर समय मित्रों के साथ ही बिताना पसंद करते हैं। किशोरों की भाषा, विचार, व्यवहार, सोच, पसंद नापसंद, कपड़ों तक मित्रों का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। यह हम साफ देख सकते हैं कि मित्रों का बहुत प्रभाव होता है बच्चों की विकास पर। इसके बाद हम देखते हैं किशोरावस्था के दौरान होने वाले प्रमुख भावात्मक और संज्ञात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो किस प्रकार से हैं। किशोरावस्था के दौरान जो किशोर होते हैं वो कई भावनात्मक परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। इनमें से कई भावनात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो किशोरों में हो रहे जैविक और शारीरिक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होते हैं। तीव्र गति से हो रहे शारीरिक परिवर्तन के प्रति अभ्यस्त ना होने के कारण, यूज टू ना होने के कारण क्या होता है, अधिकतर जो किशोर होते हैं अपने शारीरिक स्वरूप को लेकर चिंतित रहने लगते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरे लोग उनके शरीर और व्यवहार के प्रति प्रत्येक पहलू को देख रहे हैं। यदि कोई किशोर अपने शारीरिक स्वरूप को लेकर आवश्यकता से अधिक परेशान रहता है तथा असंतुष्ट रहता है तो वह अक्सर अपने व्यक्तित्व के अन्य जरूरी जो पहलू होते हैं जैसे कि कार्य, पढ़ाई आदि पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। इससे विद्यालय तथा अन्य क्षेत्रों में उसके प्रदर्शन में क्या होता है, कमी आ जाती है और साथ ही साथ उसकी स्वयं के प्रति जो धारणा होती है अथवा स्वाभिमान को भी कम करती है। किशोरों की जो मन की जो स्थिति है ना, परिस्थितियाँ वो अनुरूप मतलब मूड स्विंग्स के अनुसार बदलती है। जैसे कि कभी तो किशोर परिवार के सदस्य और मित्रों के साथ रहने की इच्छा रखता है और कभी बिल्कुल अकेले रहना पसंद करता है। किशोरों को कई बार अचानक क्या होता है, बेहद तेज क्रोध भी आ जाता है। उन्हें समझ नहीं आता उन्हें क्रोध क्यों आ रहा है और कई बार वो बहुत ही शांत भी रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि किशोर विभिन्न स्तरों पर स्वयं में हो रहे विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को जानने और समझने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भावनात्मक और संज्ञात्मक परिवर्तनों का किशोरावस्था के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम देख लेते हैं किशोरावस्था के दौरान होने वाले ज्ञानात्मक परिवर्तनों को। इसमें पहला आता है सुव्यवस्थित सोच विचार।
किशोर किसी भी समस्या का इसके अंतर्गत हल जो होता है ना, वो सोच विचार कर करते हैं हमेशा। परिकल्पनाएं, किशोर यथार्थ को समझने लगते हैं और साथ साथ ऐसी सोच विकसित कर लेते हैं जो केवल उनकी परिकल्पना मात्र होती है। काल्पनिक स्थिति में तर्क वितर्क, किशोर काल्पनिक स्थितियों का विचार कर कर उनके विषय में तर्क प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाते हैं। यहाँ पे यानी कि वो अपनी बात को पूर्णतः साबित करने के लिए सक्षम हो चुके होते हैं। इसके बाद आता है काल्पनिक निगमनिक तर्क। किशोर जो होते हैं वो किसी भी समस्या के विभिन्न संभावित हल निकालने लगते हैं, यानी कि एक ही समस्या के वो अलग अलग हल निकालने में क्षमता उनके अंदर जो होती है वो बन चुकी होती है। उनके विचार जो होते हैं वास्तविकता से हटकर संभव जो तथ्य हैं उनके बारे में सोचने लगते हैं। और आखिरी है इसमें आत्म मूल्यांकन, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। जो इस अवस्था में है, जो किशोर होते हैं वो स्वयं में रुचि नहीं लेने लगते हैं। वे आत्म मूल्यांकन करके अपने गुणों के बारे में, दोषों के बारे में, कमियों के बारे में व शक्तियों के बारे में जांचने लगते हैं। इस अवस्था में जो किशोर होते हैं वह आत्मनिरीक्षण के साथ साथ प्रत्येक वस्तु, स्थिति व व्यक्ति का संपूर्ण विश्लेषण करने लगते हैं और बहुत अच्छे से समझने लगते हैं। यहाँ पर यह पाठ खत्म हो चुका है अब हमारा, और हम अच्छे से समझ चुके हैं कि किशोर अवस्था को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अगर आपको यह पाठ पसंद आया हो तो मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।